हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के सिंकिंग फंड मेथड का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं कि अकाउंट्स में इंटरेस्ट का कितना इम्पोर्टेंस है? और क्या आप जानते हैं कि अकाउंट्स को इंटरेस्टिंग वे में भी पढ़ा जा सकता है? यदि नहीं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं सिंकिंग फंड मेथड विद इंटरेस्टिंग वे। सो गाइज, मोस्ट वेलकम इन डॉक्टर विनीता अरोड़ा क्लास। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल डॉक्टर विनीता अरोड़ा को सब्सक्राइब जरूर से करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट अकाउंट्स इन वेरी इंटरेस्टिंग मैनर विद अ सिंकिंग फंड मेथड। सो गाइस, सिंकिंग फंड मेथड होता क्या है? उससे पहले मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि जब हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन करते हैं, यानी रीपेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम डिबेंचर होल्डर्स के लिए कुछ अमाउंट का अरेंजमेंट करते हैं, ताकि एक सर्टेन पीरियड कंप्लीट होने के बाद हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर सकें। सिंकिंग फंड मेथड भी कुछ इसी तरह से बात करता है। सिंकिंग फंड मेथड में भी कुछ अमाउंट को निकाल कर, कुछ अमाउंट को सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाल कर एक इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। देखिए, इससे फायदा क्या होता है? अभी तक हमने इससे पहले के जो भी मेथड्स पढ़े थे, आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड या आउट ऑफ कैपिटल मेथड, इन्हें जानने और देखने के लिए और समझने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों ही मेथड्स के लिंक आपको अवेलेबल हैं। इन मेथड्स में अभी तक हमने जो बात की थी, उसमें हम अपनी अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते हैं। ये सारी अमाउंट डीआरआर में पड़ी रहती है, या फिर हम शेयर से अमाउंट कलेक्ट करते हैं और डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करवा देते हैं। यह तो बहुत सिंपल सी बात हुई, लेकिन उसमें हमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यस गाइस, यहाँ पर हम जो हमारी अमाउंट हमारे पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पड़ी हुई है, इस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की अमाउंट को हम एक डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यस गाइस, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं और इससे फायदा ये होता है कि हम जो डिबेंचर्स की अमाउंट सरप्लस से निकालते हैं, प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि जो निकाली जाती है, उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। यानी हम प्रतिवर्ष 100 रुपए हमारे सरप्लस से निकाल रहे हैं, तो 100 रुपए को बैंक में डिपॉजिट कराकर उस पर 10% की रेट से इंटरेस्ट भी मिलता है। यानी एक साल बाद ये 110 रुपए हो गए। इस 110 रुपए को फिर से हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। इस 110 रुपए पर फिर हमें इंटरेस्ट मिलता है और ये अमाउंट बढ़ती है। साथ ही में हम सरप्लस से अमाउंट निकाल कर भी इसमें जमा कराते रहते हैं। यानी हम कम समय में ही हमारी वैल्यू बना सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट किया जाना है, उसकी वैल्यू बना सकते हैं। तो गाइस, किस तरह से इस मेथड में काम करते हैं, क्या कंपनी एक्ट के प्रोविजन है, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पर बात करते हैं। इस विधि के अंतर्गत ऋण पत्रों के शोधन के लिए स्थापित संचित कोष यानी डिबेंचर सिंकिंग फंड, ये डिबेंचर सिंकिंग फंड वही है जो हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के नाम से जानते हैं। इस मेथड में इस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या डीआरआर अकाउंट का नाम बदलकर डिबेंचर सिंकिंग फंड या डीएसएफ अकाउंट कर दिया जाता है। में आधिक्य खाते यानी सरप्लस अकाउंट से प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि अंतरित की जाती है, जो कि हम डीआरआर अकाउंट के लिए भी करते हैं। यह कोष ऋण पत्र शोधन कोष यानी डिबेंचर रिडम्पशन फंड और डिबेंचर सिंकिंग फंड के नाम से जाना जाता है। ओके, डीआरएफ या डीएसएफ अकाउंट के नाम से हम इसको अपनी जर्नल एंट्रीज में बताएंगे। इस कोष में संचित राशि का उपयोग व्यापार के बाहर राजकीय प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया जाता है। यानी जो कोष जो सरप्लस हमने निकाला होता है, इस अमाउंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 15% भी हमें डिपॉजिट करना होता है, लेकिन वो चीज अलग है। जब हम सिंकिंग फंड मेथड से अमाउंट्स का अरेंजमेंट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिंकिंग फंड मेथड में कंप्लीट अमाउंट जो हम डीएसएफ अकाउंट
अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या जिसे हम DRR अकाउंट के नाम से जान रहे होते हैं में ट्रांसफर करते हैं, तो उस कंप्लीट अमाउंट को ही हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे हमें इंटरेस्ट का फायदा होता है। इसीलिए मैंने कहा था अकाउंट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इस विधि के अनुसार संचित धन व्यापार के बाहर प्रतिभूतियों में विनियोजित करने से आवश्यकता पड़ने पर प्रतिभूतियां बेच दी जाती है। यानी जब भी हमें डिबेंचर्स का रिडम्पशन करवाना है, तब हम इन डिबेंचर्स को, इन प्रतिभूतियों को, इन सिक्योरिटीज को डिबेंचर्स का रिडम्पशन करने के लिए मार्केट में बेच देते हैं। इससे हमें अमाउंट मिल जाता है और इस अमाउंट से डिबेंचर्स का शोधन कर दिया जाता है। तो गाइस, ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर रहता है कि एक DSF अकाउंट बना दिया जाए, उसमें सरप्लस से अमाउंट निकाल दी जाए, इस अमाउंट को प्रति वर्ष एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अकाउंट में, जिसे हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहेंगे, इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि हम यहाँ पर इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। हर साल जो अमाउंट हमारे पास हमारे कंपनीज में पड़ी हुई है, उसे हम निकालकर बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, सिंपली फॉर द प्रॉफिट ऑफ द इंटरेस्ट। सो गाइस, देखते हैं संचयी शोधन कोष क्या होता है। ये संचयी शोधन कोष वही है जिसमें हम डिबेंचर्स की अमाउंट जो सरप्लस से निकालते हैं, जिससे हम DSF अकाउंट तैयार करते हैं, उस DSF अकाउंट को हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक में डिपॉजिट करने से हमें इंटरेस्ट मिलता है। जब हम उस इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट संचयी शोधन कोष कहलाता है। लाभानी खाते से प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि व्यापार के बाहर प्रतिभूतियों में विनियोजित करने के साथ साथ उन पर ब्याज भी विनियोजित कर दिया जाता है। यानी जब हम इंटरेस्ट का भी री इन्वेस्टमेंट करते हैं मेन अमाउंट के साथ साथ, तो इस तरह का शोधन कोष, इस तरह का रिडम्पशन फंड संचयी रिडम्पशन फंड कहलाता है। ऐसे शोधन कोष को संचयी शोधन कोष कहते हैं। संचयी शोधन कोष में आधिक्य से प्रतिवर्ष अंतरित की जाने वाली राशि शोधन कोष सारणी से ज्ञात की जाती है। जी हाँ, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जितनी राशि हमें सरप्लस से निकालनी है, वो राशि हम यहाँ पर एक टेबल से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। केवल आपको रिक्वायर्ड अमाउंट से उसे मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए, यदि हम इस टेबल की बात करते हैं, तो टेबल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। ये कुछ कंसेप्ट मैं आपको ऐसे बताती रहती हूँ, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि हमारी वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे शॉर्ट टिप्स मैं आपको देती हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टेबल जो संचयी शोधन कोष सारणी कहलाती है, ये टेबल एक तरह की एक वैल्यू ही बताती है, जिसमें ये बताया जाता है कि यदि हमें 5 साल बाद 1 रुपए की आवश्यकता है, तो इस 1 रुपए के लिए आज कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप सभी को अच्छे से पता है, यदि 5 साल बाद हमें 1 रुपया चाहिए, तो आज हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा। 20 पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल बाद हमें 1 रुपया मिल जाएगा, या फिर 1 रुपए की वैल्यू भी कम होगी। इसीलिए यहाँ पर ये बताया जाता है कि आज यदि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके बाद आप 5 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट से 1 रुपया निकाल सकते हैं। सेम थिंग, यदि हमें 5 साल बाद 5 लाख रुपए की आवश्यकता है डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए, तो आज आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये चीज ये टेबल द्वारा बताई जाती है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, जर्नल एंट्रीज। देखिए, अब किस तरह से यहाँ जर्नल एंट्रीज रहेंगी, इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि कई सारी जर्नल एंट्रीज रहती है और ये मेथड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या जर्नल एंट्रीज है। सबसे पहले, जब फर्स्ट ईयर डिबेंचर्स का इशू किया जाता है, तो ऐसे इशू ईयर में आपको सबसे पहले आधिक्य से वार्षिक धनराशि को अंतरित किया जाता है। यानी जो भी हमारा सरप्लस है, उस सरप्लस में से एक निश्चित राशि निकाल कर DSF अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। सो गाइज, ये राशि क्या होगी, ये आपको टेबल वैल्यू से पता पड़ेगी, और ये टेबल वैल्यू आपको दी गई होगी। आपको केवल उस टेबल वैल्यू से अपनी डिबेंचर अमाउंट को मल्टीप्लाई करना होगा, और उस मल्टीप्लाइड अमाउंट से जो वैल्यू हमें मिलती है, वो निश्चित वार्षिक राशि से इस एंट्री को
कर दिया जाएगा, यानी सरप्लस अकाउंट में से वो राशि निकाल कर डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में डाल दी जाएगी। यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बॉक्स से अमाउंट निकाल कर डीएसएफ अकाउंट के बॉक्स में डाल दी जा रही है। इट्स सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डीएसएफ अकाउंट। नाउ देखिए अगला क्या होता है। अगली जो एंट्री है हमारी, शोधन कोष में अंतरित राशि को विनियोजित करने पर। देखिए यहाँ पर हमने जो राशि शोधन कोष में अंतरित की है, यानी डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में डाली है, उसे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। सिंपली डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ खोला जाएगा और बैंक में से राशि निकाल कर यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक नया अकाउंट खोल दिया जा रहा है। नया अकाउंट है डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा बैंक में अब एक नया अकाउंट खुला है और ये नया अकाउंट डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इसमें बैंक से राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। और कितनी राशि ट्रांसफर की जाएगी गाइज? सिंकिंग फंड राशि, सिंकिंग फंड अकाउंट में हमने जितनी राशि ट्रांसफर की है उतनी ही राशि यहाँ पर लिखी जाएगी। यानी फर्स्ट और सेकंड एंट्री सेम अमाउंट से ही होने वाली है। शोधन कोष में राशि को विनियोजित कर शोधन कोष की राशि को विनियोजित करने पर और आधे हिस्से वार्षिक धनराशि को अंतरित करने पर, ये दो जर्नल एंट्रीज हमारे फर्स्ट ईयर में की जाएगी। देखिए गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे अगले वर्ष में, यानी जो सबसीक्वेंट ईयर्स हैं, उन सबसीक्वेंट ईयर्स में क्या एंट्रीज होने वाली है। ये सबसीक्वेंट ईयर्स में प्रथम वर्ष के पश्चात अगले प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या एंट्री की जानी है। सबसे पहले वार्षिक राशि को अंतरित करें। ये काम आपको हर साल करना ही होगा। सरप्लस में से कुछ अमाउंट निकालकर डीएसएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो ये हमने कर दिया और अमाउंट वही रहेगा जो हमारा अभी टेबल वैल्यू से डिसाइड हुआ होगा। निश्चित वार्षिक राशि जो हमने पहले ईयर में भी ट्रांसफर की होगी। नाउ अगले ईयर पर चलते हैं। अगली एंट्री पर चलते हैं। गत वर्ष के विनियोगों पर ब्याज प्राप्त करने पर। देखिए हम पिछले साल जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उस पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर अब इंटरेस्ट मिला होगा। ऑफ कोर्स यस। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। यानी बैंक में हमें इंटरेस्ट मिला है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और इंटरेस्ट अकाउंट हमारी एक इनकम है। ऑल द इनकम मस्ट बी क्रेडिटेड। तो हमने इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लेकिन कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट मैंने नहीं किया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये इंटरेस्ट अकाउंट को, क्योंकि हम संचयी शोधन कोष बनाते हैं गाइस। जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तब तक आप इसे संचयी मानते हुए ही काम करेंगे। यानी संचयी शोधन कोष के अंतर्गत जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को भी हम फिर से इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यानी यही होता है यहाँ पर गाइस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। यानी यहाँ पर हम इंटरेस्ट जो मिलता है उसे डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट जो क्रेडिट और डेबिट हुआ था वो कंबाइन एंट्री कैंसिल हो जाती है और साथ में फाइनली जो हमारी एंट्री बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। यानी हमने ब्याज प्राप्त किया और इस ब्याज को डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये ब्याज कितना होगा गाइस, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। जब भी हम डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिबेंचर इन्वेस्टमेंट से पहले हमारे पास उसकी डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट होगी, उस डिबेंचर इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट रेट होगी। नाउ इस जो इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है, जो भी मंथ आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे कि हमें इन विनियोगों पर कितना ब्याज मिलने वाला है। तो गाइस अगली एंट्री पर बात करते हैं वार्षिक राशि तथा ब्याज की राशि का विनियोजन करने पर। अब हमारे पास जो वार्षिक राशि कैलकुलेट हुई है फर्स्ट एंट्री में, और हमारे पास जो राशि कैलकुलेट हुई है सेकंड एंट्री में, यानी इंटरेस्ट की राशि, उसे हम डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। तो देखिए क्या जर्नल एंट्री बनेगी, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी बैंक अकाउंट से हमने उतनी ही राशि निकालकर डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दी। ये राशि आपकी पहली और दूसरी जर्नल एंट्री का टोटल होने वाला है। सरप्लस में से आपने कितना अमाउंट निकाला है प्लस आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, ये दोनों ही राशियों का टोटल आपको डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देना होगा।
सो गाइज ये तो हमने सारी जर्नल एंट्रीज की बात की जो कि फर्स्ट ईयर के एंड में होगी और सबसीक्वेंट ईयर्स में, यानी जो भी ईयर्स जब तक डिबेंचर्स का रिडम्पशन नहीं होता है तब तक ये 3 एंट्रीज आपको करती ही रहनी होगी। आप डिबेंचर्स सिंकिंग फंड में अमाउंट ट्रांसफर करिए, आप इंटरेस्ट रिसीव करिए और उस अमाउंट को और उस इंटरेस्ट को दोनों को ही डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दीजिए। सो इट्स वेरी सिंपल गाइस। एक सीक्वेंस आप बना लीजिए, उस सीक्वेंस के थ्रू ही मैं आपको जर्नल एंट्रीज दे रही हूँ। एक सीक्वेंस के साथ आप काम करिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब शोधन होगा तो शोधन के वर्ष में क्या किया जाना है। जिस वर्ष पर हम डिबेंचर्स को रिडम्पशन करना होगा तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, वो ये कि उस वर्ष किश्त और ब्याज की राशि का विनियोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस वर्ष हमें शोधन करना है उस वर्ष हमें डिबेंच जो हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट को एनकेश करवाना होगा, मार्केट में बेचना होगा, क्योंकि अब हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो इस अमाउंट की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए अब हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मार्केट में बेच देंगे और जो राशि प्राप्त होगी उसे डिबेंचर्स का रिडम्पशन करवा देंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब हम री इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। देखते हैं क्या जर्नल एंट्रीज करनी है हमें। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, इंटरेस्ट को रिसीव कीजिए, जो भी इंटरेस्ट हमारा बनता है, जो भी हमारा परसेंटेज गिवन है उस इन्वेस्टमेंट पर, जो अमाउंट हमारा इन्वेस्टेड है उस पर हमें आपको इंटरेस्ट देना होगा। शोधन कोष में राशि अंतरित करने पर, यस ऑफ कोर्स ये काम तो आपको सारे ही सालों में करना होगा, जितने भी ईयर्स आपके गिवन हैं उन सभी ईयर्स के लिए ये एक प्रोविजन है कि हमें आपको सरप्लस से निकाल कर डिबेंचर सिंकिंग फंड में एक निश्चित राशि का ट्रांसफर करना ही होगा। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। नाउ अब हमें जो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बेच देना होगा, क्योंकि हमें अब डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है और रिडम्पशन के लिए हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जब हम डिबेंचर्स के इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं तो देखिए बैंक से हमारे पास राशि आ रही है, बैंक में हमारे पास राशि आ जाएगी, जो भी हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो बैंक में हमारे पास राशि आएगी और टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो अभी तक डेबिट हो रहा था उसे रिवर्स इम्पैक्ट दीजिए और कैंसिल कीजिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर हमने उन विनियोगों को बेच दिया। देखिए अब आगे की बात आपको सोचनी होगी कि यदि हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो उससे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आफ्टर ऑल अकाउंट्स में हम काम भी यही करते हैं, यदि बेचा गया है तो उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है या जो भी लॉस हुआ है उसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जरूर लेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। विनियोगों के विक्रय पर लाभ होने पर जो भी लाभ हमें मिलता है, जो भी प्रॉफिट हमें मिलता है गाइस, मान लीजिए हमने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया और 4 साल के अंत में जब 5वें साल हमें डिबेंचर का रिडम्पशन करना था, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आई वो मान लीजिए 536 रुपए आई और हमने इन डिबेंचर्स को 550 रुपए में मार्केट में बेच दिया, इस इन्वेस्टमेंट को 550 रुपए में मार्केट में बेच दिया, तो हमारे पास 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को गाइस सिंपली डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। देखिए इस कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपके बैंक में खुला हुआ था, जो कि अब आपने कैंसिल कर दिया, जबकि आपने डिबेंचर्स के सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मार्केट में बेचा था। लेकिन एक अकाउंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी कंपनी में अभी भी खुला हुआ है और ये अकाउंट है डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। इस डिबेंचर सिंकिंग फंड जो अकाउंट, ये बॉक्स जो हमारे पास खुला हुआ है, उस बॉक्स में डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचने पर जितना भी हमारे पास प्रॉफिट हुआ है उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, तो ये हमारा प्रॉफिट का ट्रांसफर हुआ। लेकिन गाइस यदि लॉस होता है तो क्या करना होगा? यस,
यदि लॉस होता है तो डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट से पैसा निकाल कर हम डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे, यानी कुल मिलाकर जो ये लॉस है उसका कंपनसेशन, उसका मीट आउट जो किया जाएगा वो डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट से किया जाएगा। तो हमने डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखिए जो अभी तक क्रेडिट हो रहा था, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, तो अभी तक डिबेंचर सिंकिंग फंड में पैसा जा रहा था। जब डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट से पैसा निकला, क्योंकि अब यहाँ पर पैसा कम हुआ दैट मीन्स डेबिट कर दीजिए। तो डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ से पैसे का जो लॉस का कंपनसेशन किया जा रहा है टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। तो गाइस फाइनली लाभ होने पर हमारी एंट्री बनेगी डीएसएफआई टू डीएसएफ और हानि होने पर हमारी एंट्री बनेगी डीएसएफ टू डीएसएफआई। सो गाइस इट्स सिंपल, हमें डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट रिसीव करना है। डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट रिसीव करके एक निश्चित राशि सरप्लस अकाउंट से निकालनी होगी, विनियोगों को बेचना होगा, बेचकर या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। और अब फाइनली डिबेंचर्स का शोधन कर दिया जाए। डिबेंचर्स का शोधन करने के लिए जैसा कि हमने बताया था पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पर हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर हमने केवल एक सिंपल पार की ही एंट्री दी है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि आप इसे ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं कि डिबेंचर्स के शोधन के लिए पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर क्या एंट्रीज हो सकती है, तो हमारे वीडियो को जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है उसे जरूर से देखें। नाउ फाइनली जो डीएसएफ अकाउंट में जो अमाउंट है उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाए। यस, एक अकाउंट अभी भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खुला हुआ है जो कि डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट है। इसका काम केवल पैसा जनरेट करना होता है, एक पैसा इकट्ठा करना होता है। मान लीजिए एक सेविंग बॉक्स हमने बना दिया, पिगी बैंक हम बनाते हैं और इसमें हर साल पैसा डालते रहते हैं और जो भी पैसा इकट्ठा होता है, अब हमारे पास उस पिगी बैंक में पैसा इकट्ठा हो गया तो इस अब इकट्ठे पैसे को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो शोधन हुआ है वो बैंक से हुआ है। देखिए जब भी हम शोधन करते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, यानी बैंक में से राशि निकलकर डिबेंचर होल्डर्स के पास जाती है, यानी जो भी अमाउंट हमारी कम होगी वो बैंक अकाउंट से होगी। तो इसलिए बैंक अकाउंट से हमारा पैसा गया, लेकिन डोंट वरी गाइस, हम यहाँ पर बैंक अकाउंट हमारा कम हो गया लेकिन हमारा जनरल रिजर्व बढ़ गया, क्योंकि हमारा जो पिगी बैंक था डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट नाम से, उसे हमने फोड़कर, उसे हमने खत्म करके हमारे जनरल रिजर्व को बढ़ा दिया। तो देखिए गाइस, बैंक अकाउंट कम हुआ एसेट साइड से लेकिन जनरल रिजर्व अकाउंट हमारा बढ़ गया। तो इस तरह से ये कई सारी चीजें क्रिएट होगी एक बिल्कुल सिस्टमैटिक प्लान से, एक बिल्कुल सिस्टमैटिक जर्नल एंट्री से, सिस्टमैटिक स्टोरी के साथ मैंने आपको यहाँ पर सिंकिंग फंड मेथड को समझाया है। इस सिंकिंग फंड मेथड में सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हमें एक राशि निकालकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करना होगा, हर साल उस पर इंटरेस्ट मिलना होगा और इस इंटरेस्ट को, उस राशि को दोनों को साथ में री इन्वेस्ट करना होगा फिर से डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और साथ में जब हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं तो रिडम्पशन के समय हमें ये सारी जर्नल एंट्रीज को फॉलो करते हुए फाइनली डिबेंचर का रिडम्पशन करना होगा और जो भी अकाउंट हमारा डिबेंचर सिंकिंग फंड के लिए बनाया है उस अकाउंट को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सो गाइस इस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। आपको इसे और अच्छे से समझना है तो हमारा अगला वीडियो जरूर से देखें। और finally, thank you so much. Thanks to all of you. But don't forget to subscribe our channel. Thank you. Thank you guys.